जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, ये अपने काम नहीं आता है। सात्विक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। राजस्थान की स्थापत्य का। हाँ बेटा, बहुत दिनों बाद दिखा। हाँ, बहुत जा रहा है। आंखें चुरा के बेटा होगा। हाँ, पता नहीं, ध्यान नहीं रहा आपकी तरफ। ये लाइटें बंद है। हाँ, राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं। कल तक जो कहानी हमने पढ़ी थी वो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। फिर से एक बार फिर से राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत हम जो बात करेंगे, दुर्ग किले की, महल की, मंदिर की, मस्जिद, हवेलियां, छतरियों की बात करेंगे, है ना, बावड़ियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में। हाँ, थोड़ा स्लो चलूंगा, है ना मिस बिट्टू, थोड़ा स्लो चलूंगा बा बेटा, स्लो चलूंगा। तो राजस्थान में स्थापत्य कला के दुर्ग की बात करें, उसके साक्ष्य जो मिले हैं, हमने कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की, वहां से हमको साक्ष्य मिले हैं। तो सीधा सीधा अर्थ राजस्थान में दुर्गों के साक्ष्य सबूत हमको कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे हनुमगढ़ से मिलते हैं। फिर बात करते हैं, श्यामल दास ने एक वीर विनोद लिखा। उसमें लिखा गया कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले मेवाड़ महाराणा कुंभा ने कराया। अतः कुंभा को स्थापत्य कला का पापा कहते हैं, जनक कहा जाता है। ठीक है। फिर हमने बात करी आगे कि दुर्ग क्यों बनते थे, क्या कारण से बनते थे, कारण क्या था दुर्ग बनने का। तो 4 कारण हमने देखे कि राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए दुर्गों का निर्माण किया करता था। सेकंड, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे बाढ़ आ गई, तो उसमें जन धन पशुधन की रक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण हुआ करता था। तीसरा, जब राजा ने कोई युद्ध जीता है, उस लूटे हुए गए माल को सुरक्षित करने के लिए दुर्गों का निर्माण होता था। या कोई बाहरी शासक अपने दुर्ग पर आक्रमण कर देता था, तो जन और धन दोनों की रक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण किया जाता था। इन 4 कारणों से दुर्गों का निर्माण हुआ है। कालीबंगा सभ्यता से सबूत मिले हैं। स्थापत्य कला का जनक कुंभा को माना गया, श्यामल दास, वीर विनोद। बात आगे करते हैं। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है, ओदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और दानवन दुर्ग। लेकिन शुक्र नीति में हमारे दुर्गों की 8-9 श्रेणियां, कितनी श्रेणियां? 9। उसमें से सहाय दुर्ग और सैन्य दुर्ग, 2 सैन्य दुर्ग राजस्थान में नहीं है। लेकिन अगर माने तो सैन्य दुर्ग को मानकर हम चित्तौड़गढ़ को कर सकते हैं। सैन्य दुर्ग जो हमारे वीर सैनिकों द्वारा सुरक्षित रहा हो, शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया। जल दुर्ग कौन सा है? वह दुर्ग जिसके चारों तरफ जल की विशाल राशि गिरा हो, वह दुर्ग जो घने जंगल से घिरा हुआ हो, वन दुर्ग कहलाया। वह दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बना हो, जहां पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो, गिरि दुर्ग कहलाया। वह दुर्ग जो रेतीले टिल्लों से घिरा हुआ हो, दानवन दुर्ग कहलाया। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, पहाड़ी दुर्ग कहलाया। जिसके चारों तरफ ईंट पत्थर और मिट्टी की मजबूत दीवार से गिरा हो, पहाड़ी दुर्ग कहलाया। वह दुर्ग जो समतल जमीन बना हो, स्थल दुर्ग या भूमि दुर्ग कहलाया। एरन दुर्ग जिसके जाने का रास्ता दुर्गम हो, जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम हो, कंटीली झाड़ियां हो, पत्थरों से युक्त हो, ऐसे दुर्ग हमारे राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, ये बात करी। फिर 21 जून 2013 की बात करें। 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो मूर्त धरोहर सूची, उसमें राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल। कितने दुर्गों को? 6। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, रणथंभौरगढ़, कुंभलगढ़, सोनारगढ़, घाघरोन किला और आमेर का किला जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर हमने बात करी उदयपुर संभाग के किलों की बात करी। तो सबसे पहले हमने बात की सराड़ा का किला, जो वर्तमान के अकॉर्डिंग सलूम्बड़ जिले में है ना। इस दुर्ग को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए बीच में एक अभ्यारण्य, जो उस अंग्रेजों के जमाने भयानक जंगल हुआ करता था, जो वर्तमान में कहलाता है जयसमंद अभ्यारण्य या केवड़े की नाल कहलाता। काला पानी इस कारण से कहा गया कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं भूरेलाल बया, उनको यहीं पर नजरबंद किया गया, बंदी बना गया। अतः मेवाड़ का काला पानी हमारा क्या कहलाया? राजा सरड़ा किला कहलाया। सेकंड हमने बात करी, वो है हमारा सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ जो किला है वो है बांसदड़ा पहाड़ी या बांसड़ा पहाड़ी, जो उदयपुर सिटी में ही बना हुआ है। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह स्वरूप सिंह सज्जन सिंह जी ने कराया। सज्जन सिंह जी ने करा, अपने मौज मस्ती के लिए कराया था। और
वास्तव में आज भी इस दुर्ग को जाने के वाले जो लोग हैं वो कपल से यहाँ जाते हैं, ज्यादातर आपको वो ही जाते हैं। हाँ हाँ, मैं गया हूं 4 बार। ऑप्शन भी तो 4 होते ना, अब सद आप समझिएगा। 4 बार गए, अलग अलग दोस्तों के साथ गया हूं। फिर हम बात करें इस दिन को किस उपनाम से मानते, थोड़ा कीड़ा आके दिमाग में डालना जरूरी रहता है। वाणी विलास मल, मानसून पैलेस, उदयपुर का मुकुटमणि या बादल महल के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग के अंदर कुछ समय पहले तक पुलिस का वायरलेस केंद्र स्थापित था, अब यहां से हटा दिया गया। दुर्ग की तलहटी में एक तो बायोलॉजिकल पार्क स्थित है और दुर्ग के निकट पहाड़ी के पीछे की साइड में हमारा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा 5.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम सीधे सीधे आगे बढ़े हैं चित्तौड़गढ़ किले की तरफ। चित्तौड़गढ़ जो किला है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहलाता, उस क्षेत्र में मेसा पठार और गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर बना हुआ है। बनाने वाला है लगभग 7वीं सदी में। कब बेटा? 7वीं सदी में मौर्य शासक चित्रांगद ने बनाया और लगभग 15वीं सदी में महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार किया है। तो 2 आपके शासक हो गए बनाने वाले। प्रारंभिक निर्माता की बात करें तो मौर्य शासक चित्रांगद। यह प्रश्न 2013 सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछा है, ठीक है। और सेकंड जो है वो हमारा कौन सा हो गया है निर्माता, वो महाराणा कुंभा के ना। 1 मिनट। हाँ विनोद, हाँ वाह बेटा, वेगी कर ली। चलिए आगे बढ़ते। तो महाराणा कुंभा द्वारा इसका जीर्णोद्धार करा गया। चंबल बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर मेसा पठार। यह दुर्ग इस प्रकार से दिखाई देता है, इस पठार जैसे एक वेल मछली सोई हो। तो दुर्ग की जो आकृति है वो हमारी वेल मछली के समान दिखाई देती। फिर हमने इस दुर्ग की कुछ विशेष बातें की कि इस दुर्ग पर जो पहला आक्रमण किया गया वो अफगान का एक सूबेदार था मामू। उस मामू ने इस दुर्ग पर पहला आक्रमण किया है। इस दुर्ग में अनेक वंशों का राज रहा है। अनेक वंश का मतलब हम कह सकते हैं घोइल वंश का राज रहा, खिलजी वंश का राज रहा, सोलंकी वंश का राजा, परमार वंश का राज रहा, मुगल वंश और सिसोदिया वंश, इतने सारे वंशों का राज इस दुर्ग में। यह राजस्थान का पहला आवासीय किला लिविंग फोर्ट कहलाता। क्या कहलाता है? पहला आवासीय किला कहलाता है और राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग कहलाता है। राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है तो यही दुर्ग है, इस बात को अपन अभी लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें इस दुर्ग में तो यहाँ पर खेती भी की जाती है। इस दुर्ग में ऐसा है जहां पर खेती भी की जाती है। इस दुर्ग में 3 शाखे हुए। कितने शाखे? 3। पहला शाखा 1303 ईस्वी, दूसरा शाखा 1535 ईस्वी और तीसरा शाखा 1567 और 68 ईस्वी में हुआ है। यहां तक की जानकारी हमने कल करी थी, अब उसी के आगे की जानकारी आपको यहां दे रहे हैं, ठीक है साथियों। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के कुछ और बात कर रहे हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो विशेषताओं में हम बात कर रहे थे, यहां तक हम पहुंच गए थे आवासीय किला जहां खेती की जाती, ये बात आपने लिखी। अब इस दुर्ग के उपनाम की बात, किसके बात करें? उपनाम, जो आपको बोला हूं। तो उपनाम क्या है? यह राजस्थान का गौरव कहलाता है। एक बात समझना, राजस्थान का गौरव केवल चित्तौड़गढ़ ही नहीं है, राजस्थान का गौरव खेजड़ी वृक्ष को भी कहते हैं। किसको? क्या खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं? कहते हैं? ओ, हाँ? अरे कई चक्कर है। अच्छा, राजस्थान का अगर हम गौरव कहें तो खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव कहा जा सकता है, खेजड़ी को। हाँ, और अगर दुर्ग में कहे तो राजस्थान का गौरव हमारा चित्तौड़गढ़ कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में इस दुर्ग को जीता और अपने पुत्र खिलजी खां को इस दुर्ग को सौंपकर वहां से चला गया। तो खिलजी खां ने इसका नाम बदलकर खिलजाबाद कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका अलग नाम क्या हो गया? खिलजाबाद। बाकी क्या था? चित्तौड़गढ़, ठीक है। तीसरा बात है, ये दुर्गों का सिरमौर है। सारे दुर्गों का क्या है? सिरमौर है, सिर का मुकुट है।
जो सब दुर्ग है वो सब इस दुर्ग के अंडर में है। अतः कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसे छोटी छोटी सी गढ़ैया दुर्ग है तो ये कहलाता है। नाम लेते तो ही लगता है चित्तौड़गढ़, रणथंभौरगढ़ नाम है, लेकिन नाम चूरू कुछ नहीं। फिर बात है चित्रकूट नाम से इसको जानते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार, उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, मालवा ही है, आपने मालवी बोली पढ़ी है तो आपको पता है। मालवा का प्रवेश द्वार और दक्षिणी प्रवेश द्वार, इन 6 नामों से हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जानते हैं। यह सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है जो 305 हेक्टर में फैला हुआ। कितना? 305 हेक्टर में हमारा दुर्ग फैला हुआ। राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग कहलाता हमारा चित्तौड़गढ़। बाकी इसकी कहावत है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इतनी सी बात एक बार आप लिखने का लिखेगा उपनाम, चित्तौड़ का उपनाम लिखेगा। क्या क्या आएगा टेस्ट में, जो अभी तक पढ़ा है वो सब आएगा, है ना। तो चित्तौड़ के उपनाम में क्या है? राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव दुर्ग के उपनाम कहलाता है राजस्थान का गौरव। दूसरा है खिलजाबाद। खिलजाबाद किसने नाम दिया? खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? एके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। खिलजाबाद जो दिया गया वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने पुत्र खिलज खां को देके गया था, सौंप के गया, अतः इसका नाम खिलजाबाद रखा गया। सभी दुर्गों का सिरमौर है क्योंकि सबसे बड़ा है, अतः इसका उपनाम हो गया दुर्गों का सिरमौर कहलाया है। चित्रकूट कहते हैं चित्रांगद मौर्य के कारण चित्रकूट कहा गया है। मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं क्योंकि मालवा क्षेत्र में आता है, अतः मालवा जाने के लिए चित्तौड़ होके जाते हैं। अगर आपको नीमच जाना है तो चित्तौड़ होके जाना है, तो सीधा सीधा मालवा का प्रवेश द्वार। और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें बना है, अतः यह दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। लिख लीजिएगा, आराम से लिखे, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। लगभग क्षेत्रफल की बात करें 305 हेक्टर में फैला हुआ है, 305 हेक्टेयर में फैला हुआ है और राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कहलाता है। बात को समझिएगा और लिख दीजिएगा। हेक्टर कितना है, इसका फैलाव कितना है? 305 क्षेत्रफल में है, राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है। और कहावत कही गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। हाँ जी, इस दुर्ग के हम अब दर्शनीय स्थल की ओर बढ़ेंगे। बहुत सारे दर्शनीय स्थल एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, कुछ भी करके एक प्रश्न हमको पूछ लेते हैं, उस दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, सारे दर्शनीय स्थल आते हैं एग्जाम में, वो कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। बात करेंगे अभी अपन, है ना। जो आप देख के आए वो सब आपको फिर से आंखों जीबानी मिलेगा। हाँ जी, अब हम दुर्ग स्थल चित्तौड़ का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में केवल एक ही बात आती और वो है विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़ दुर्ग का नाम लेते हैं, चित्तौड़ दुर्ग की कोई भी चीज नहीं दिखेगी, चित्तौड़ का मतलब हमारे दिमाग में आएगा विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया। क्यों कराया कि 1437 ईस्वी में, आपके कुंभा आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपने पढ़ा है। 1437 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी प्रथम, मोहम्मद खिलजी जो प्रथम था मालवा का, सारंगपुर युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उसको हराया। उस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 लगभग 8-9 साल के मध्य इस स्तंभ का निर्माण करा गया, जिसका आधार तल नीचे से चौड़ा है, वर्गाकार है और 30 फीट चौड़ा है। यूं करे भी 30 फीट, यूं करे भी 30 फीट, यूं करे 30 और यूं वर्गाकार चौड़ा है, नीचे से आधार तक 30 फीट और यूं ऊंचा है 122 फीट।
कहीं कहीं किताब में आपको 120 फीट मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा 122 फीट, जिसमें जाने के लिए 157 सीढ़ियां और 9 मंजिला बना हुआ। कितने मंजिले? 9 मंजिला ये हमारा विजय स्तंभ बना हुआ युद्ध सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में। अब इसको निर्माण तो कर दिया, करने वाले अनेक प्रकार के कलाकार रहे हैं, कलाकार मतलब मजदूर रहे, हिंदू भी रहे हैं, मुस्लिम भी रहे हैं। अतः इस दुर्ग की जो तीसरी मंजिल है, जब भी हम जाते हैं, अब तो इस स्तंभ के अंदर जाने ही देते हैं, स्तंभ के अंदर बंद कर दिया गया है क्योंकि थोड़ा स्तंभ क्षतिग्रस्त है, गिरने की संभावना रहती है, इसलिए जाने कहते हैं। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल जो है, जहां पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह 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 और अल्लाह 9 बार अल्लाह अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है तीसरी मंजिल पर। 8वीं मंजिल है जिस पर किसी प्रकार की कोई मूर्तियां नहीं है। पहले से लगाकर 7 मंजिल तक तो मूर्तियां मिलेगी, लेकिन 8वीं मंजिल पर कोई मूर्तियां नहीं है। और 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी लगभग 1857 के आसपास, जहां मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने इस 9वीं मंजिल का रिपेयरिंग कार्य, मरम्मत कार्य कर, क्योंकि मंजिल पर 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी और बिजली गिरने से वो थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ। ठीक है, पूरा जो स्तंभ है उसका एक शिल्पी, एक बाप 3 बेटे। विजय स्तंभ का जो शिल्पी है उसमें एक बाप है, बेटे कितने हैं? 3। बाप कौन है? जेता, नापा, पोमा और पुंजा। जेता तो उसका पिताजी है और 3 बेटे, एक बाप और 3 बेटों, चारों ने मिलकर इस विजय स्तंभ की कारीगरी की, एक बहुत अच्छे से डिजाइन्स दिए। तो डिजाइन देने वाला जेता है और जेता के 3 पुत्र है। कौन है? पोमा, नापा और पुंजा। ठीक है, इस स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है वहां पर एक शिलालेख रखा है जिसको हम बोलते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्यों कहते हैं कीर्ति स्तंभ? क्योंकि वह स्तंभ जो है वो महाराणा कुंभा के समस्त युद्ध के विजय का बखान करता है, कीर्ति का बखान करता है। अतः वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहलाई। अतः वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल पे, अतः विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहा जाने लगा। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लिखी गई वो बाप बेटों द्वारा लिखी गई, अत्रि और उसका पुत्र महेश भट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऐसा कहते हैं। अब ये जो विजय स्तंभ है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसका प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक तो है मासिक बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। दूसरा राजस्थान पुलिस विभाग, हेलो हेलो है। तो राजस्थान पुलिस विभाग के आप किसी भी कर्मचारी देखेंगे, यहां एक बिल्ला लगा रहते हैं, जहां पर बिल्ले पर विजय स्तंभ मिलता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस विभाग का प्रतीक चिन्ह है, अभिनय भारत अभियान का प्रतीक चिन्ह है और जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है, जेके सुपर सीमेंट। याद रखना, कभी कभी क्या दिमाग में रह ही नहीं और प्रश्न सीमेंट कलम कम विजय स्तंभ आ जावे, ज्योग्राफी और आर्ट एंगल से को फक एकदम दोनों को मिला के देंगे और प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी सीमेंट कंपनी का प्रतीक चिन्ह हमारा विजय स्तंभ है, तो जेके सीमेंट। कहां की है? निम्बा हेड़ा की। तो 4 चीजों का हमारा विजय स्तंभ प्रतीक चिन्ह के रूप में कहलाता है। अब ये राजस्थान की पहली एक ऐसी इमारत है जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया। अब ये जो विजय स्तंभ है जहां पे मूर्तियां बनी हुई, वो भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की मूर्तियां हैं। अतः इसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू देवताओं का अजायब घर कहते हैं। इसके अलावा जो इसका उपनाम है, ये कहलाने वाला है हमारा जैसे विष्णु ध्वजगढ़, भगवान विष्णु को समर्पित है, अतः इसको विष्णु ध्वजगढ़ कहा गया है। लोक जीवन का रंगमंच कहते हैं, वो भारतीय मूर्तिकला का विश्वास कहते हैं, और हिंदू देवताओं का अजायबघर कहते हैं। अब विष्णु ध्वजगढ़ किसने कहा? तो विष्णु जो ध्वजगढ़ का नाम है वो है हमारे डॉक्टर उपेंद्र नाथ द्वारा इनको क्या कहा गया? इस स्तंभ को विष्णु ध्वजगढ़, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है, ये कहलाया। सेकंड है लोक जीवन का रंगमंच, ये किसने कहा? ये कहने वाले हमारे कौन से? गोपीनाथ शर्मा। कौन है? हमारे गोपीनाथ
नाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ने इसको क्या कहा, विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच का है। ऑनलाइन विद्यार्थी कोई लिखे नहीं है ना, अभी समझा रहा हूं। भारतीय मूर्ति कला का विश्व एसोसिएशन का तो ये कहने वाले हैं डॉक्टर गॉर्ज, ये कहने वाले हमारे 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग नामों से, बाकी हिंदू देवता का जबर इसको कहते हैं। लेकिन एक ब्रिटिश उपन्यासकार है फर्ग्यूसन, इसने कहा, इसकी तुलना कर दी कि रोम के टार्जन, रोम जो है जर्मनी रोम, वहां का जो टार्जन बना हुआ वैसा का वैसा दिखाई देता है। अतः इसकी तुलना किससे करी, रोम के, किसने करी, फर्ग्यूसन। लेकिन कर्नल जेम्स टोड हमारे फूफा जी वो तो अलग कहते हैं कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन इस विश्व की कारीगरी आहा सर्वश्रेष्ठ है। कहने वाला कौन है, कर्नल जेम्स टोड है। ठीक है, तो जितनी बातें बोला हूं उतनी बातें अपन लिख लेते हैं। हेडिंग डालेगा विजय स्तंभ, दर्शनीय स्थल लिखेगा, सबसे पहला हेडिंग डालेगा दर्शनीय स्थल, लिखेगा विजय स्तंभ। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। सर आप बहुत ज्यादा लिखा रहे हो, हम मासूम बच्चों की तरफ देखो। क्या करूं, क्या करें? 18 साल तो पार हो गया होगा। कौन है बोलने वाला, मिस बिट्टू। 18 साल तो पार हो गए तो मासूम नहीं रहे, आप बड़े हैं। लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्तंभ की, विजय स्तंभ। दर्शनीय स्थल में नंबर 1 कौन सा है, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के निर्माता है, लेकिन आप निर्माता महाराणा कुंभा इसके निर्माता माने गए। महाराणा कुंभा इसके निर्माता है जिन्होंने इस विजय स्तंभ का निर्माण किया है। ठीक है, फिर निर्माण वर्ष किस वर्ष बना है, तो 1440 से 48 के मध्य, 1440 से 48 के मध्य इसका निर्माण किया गया है। क्यों किया, तो निर्माण का कारण रहा था सारंगपुर युद्ध, जिसको मालवा युद्ध भी कहते हैं। किसको हराया था, मैं यहां लिख लेता हूं, महमूद खिलजी। मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित किया। मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित किया। उसी की खुशी में इस विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। सारंगपुर युद्ध, मालवा युद्ध, विजय उपलक्ष्य 1437 ईस्वी। कौन हारा था, मोहम्मद खिलजी प्रथम। मोहम्मद खिलजी प्रथम हारा था। बात करेंगे घाघरा दुर्ग में जाएंगे तब महाराणा कुंभा के भांजे की बात करेंगे। वहां पर भांजे को हराया मोहम्मद खिलजी ने, है ना, बात करेंगे। फिर स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 122 फीट है। कहीं कहीं आपको 120 फीट भी मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ 120 फीट को लिखा है। बाकी इसकी विजय स्तंभ की ऊंचाई जो है वो 122 फीट है। आराम से लिख लीजिएगा। स्तंभ का आधार तल 30 फीट चौड़ा है। बिना बोले लिखेंगे तो अच्छा सा लिख पाएंगे। कोई बात नहीं, अक्टूबर में आप 18 साल की हो जाएगी, कोई बात नहीं, शुभकामनाएं, है ना। मैं भी अक्टूबर में कुछ बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी अक्टूबर में कुछ बड़ा हो जाऊंगा, है ना। बर्थडे आता है मेरा भी अक्टूबर में। स्तंभ की जो सीढ़ियां हैं वो 157 सीढ़ियां, 157 सीढ़ियां है और मंजिला है 9। जी हाँ, बस इतने से। गांधी जी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी से। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। जी जी हुक्म। शिल्पकार कहला रहा है जेता और पुत्र है पोमा, पूंजा और नापा। हाँ जी, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? दो क्लास नहीं, एक ही क्लास है, एक ही है। मेरी बात ज्योग्राफी क्लास लग जाएगी, है क्लास दारू की। गजब करते हो। दो क्लास कल क्या लगी, मेरे पेट में दर्द हो गया, हाथोड़े खींचा गए। कल निर्जला एकादशी अलग से करी, जल पिया नहीं,
खाना खाया नहीं, चाय पी नहीं, चल पिया था, गलती से पी लिया था वो। हाँ, एकादशी करी थी पर पानी वाली करी थी। मैंने क्या कहा, अब करवा चौथ करता हूं बिना जल का, है ना। ये तो पहले कर लिया था मैंने, बिना जल का एकादशी। करनी चाहिए आप लोगों को, अगले समय में जरूर करना। स्तंभ का आधार तले 30 फीट चौड़ा। स्तंभ की सीढ़ियां है 157 सीढ़ियां है। स्तंभ की मंजिला है 9 मंजिल। और शिल्पकार स्तंभ का जेता और उसका पुत्र है पोमा, पूंजा और नापा। पोमा, पूंजा और नापा इसके शिल्पकार है। उसकी ऊंचाई 122 फीट है। ऊंचाई जो है वो 122 फीट ऊंचा है। लिखा आप लोग? हाँ जा जा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। नहीं लिखा? ओ जी जी क्या करती है? हाँ जी लिखिए, लिखेगा लिखेगा। बातें नहीं करनी है ना, लिख लीजिएगा। शैली बहुत दिनों बाद आई है इसलिए। इंपोर्टेंट जानकारी और सीधी बात, नो बकवास वाली जानकारी कर रहे हैं, बिल्कुल टू दी पॉइंट पे है, पॉइंट टू पॉइंट, है ना, जो एग्जाम में पूछ लेता है। पढ़ो आगे जी जी। चलिए, इस स्तंभ के उपनाम लिखेगा। स्तंभ के उपनाम, विजय स्तंभ के क्या क्या उपनाम है वो किसने दिए हैं वो आपके सामने लिखे। स्तंभ का उपनाम पहला कराता है विष्णु ध्वजगढ़। क्वेश्चन लिखना, भगवान विष्णु को समर्पित। भगवान विष्णु की समस्त अवतारों की मूर्तियां लगी है। विष्णु ध्वजगढ़ उपनाम है विष्णु ध्वजगढ़, भगवान विष्णु को समर्पित। क्वेश्चन लिखना है डॉक्टर उपेंद्र नाथ द्वारा कहा गया। डॉक्टर उपेंद्र नाथ द्वारा कहा गया है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ। विष्णु ध्वजगढ़ मैं बोल रहा हूं, पहला स्तंभ का उपनाम है विष्णु ध्वजगढ़, जो भगवान विष्णु को समर्पित। किसने कहा है? डॉक्टर उपेंद्र नाथ द्वारा। डॉक्टर उपेंद्र नाथ द्वारा, उपेंद्र नाथ। सेकंड है लोक जीवन का रंगमंच। लोक जीवन का रंगमंच कहने वाले हैं गोपीनाथ शर्मा। ये इतिहासकार है, इनकी किताबें ऑथेंटिक किताबें कहलाती है। अगर हमको रीट लगानी पड़ती है तो गोपीनाथ जी की किताबों से लगाई जा सकती है। इतिहासकार रहे गोपीनाथ शर्मा। तो लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच कहा है। लोक जीवन का रंगमंच कहा है। फिर तीसरा उपनाम है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश ये कहने वाले हैं डॉक्टर गॉर्ज। टक नीचे रहे। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गॉर्ज ने कहा है। और हिंदू देवताओं का अजायबघर। 5 उपनाम से मोटा मोटा हम विजय स्तंभ को जानते हैं। ओहो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, थोड़ा बड़ा किया है, अब देख लीजिएगा। हाँ हाँ टेढ़ा हो गया। दिख तो रहा हैगा? अब देखिएगा, अब देखिएगा। लोग देवी कट गया है ना, कटा नहीं है, काटना नहीं है। स्तंभ के 5 उपनाम हो गए। विष्णु ध्वज करने वाले डॉक्टर उपेंद्र नाथ हैं। लोक जीवन का रंगमंच कहने वाले गोपीनाथ है। भारतीय मूल्य का विश्वकोश कहने वाले डॉक्टर गॉर्ज है। और हिंदू देवता का अजायबघर कहते हैं। स्तंभ की कुछ विशेष बातों की बात करें तो फर्ग्यूसन इस स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है। रोम के टार्जन से। विशेष बात की बात करें स्तंभ की तो फर्ग्यूसन इस स्तंभ की जो तुलना की है वो रोम के टार्जन से की है। रोम के टार्जन, रोम कहाँ है? जर्मनी में है ना, जर्मनी में है। तो उस स्थान का जो टार्जन है उससे तुलना सेम विजय स्तंभ से करी है। ऐसा ही इसी तरह से खड़ा है वो भी स्तंभ। जी हुक्म, पर दिखता ऐसा नहीं, पर ऐसा ही कहते हैं।
नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या करना है। फिर कर्नल जेम्स टोड ने कहा इसके बारे में कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो किंतु विजय स्तंभ की कारीगरी सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ का है, विजय स्तंभ की कारीगरी सर्वश्रेष्ठ है। फिर से मैं बैक ले लूंगा अभी, एक बार आप इतना सा लिख लीजिएगा। और डाक टिकट जारी हुआ उसकी बात भी है। 15 अगस्त 1949 को स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 1 रुपए, 15 अगस्त 1949। याद रखना 47 नहीं है, भारत आजाद होने के 2 साल बाद, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 ना होकर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट हमारे इस विजय स्तंभ पर जारी हुआ है। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड का है। एजी रहा, पॉलिटिकल एजेंट रहा था पश्चिमी भारत का, पश्चिमी भारत का पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था, पॉलिटिकल एजेंट कह सकते हैं, है ना। और फिर पूरा राजस्थान इसी के पास में था। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, इसने एक लेख समुद्र में फेंक दिया तो ठीक रहा, नहीं तो बहुत सारी बातें और याद करनी पड़ती। क्या करें, हमारे राजस्थान में कहावत है, मैं अभी कह नहीं सकता हूं। नहीं नहीं, वो थोड़ी गड़बड़ कहावत है। मंडन जो शिल्पकार है वो यहाँ का नहीं, कुंभलगढ़ का है। मंडन राजा लक्की मंडन जो शिल्पकार होगा वो हमारा कुंभलगढ़ का होगा, इधर का नहीं है। राजस्थान में बहुत बड़ी कहावत है कि काम करने वाले चले गए, युद्ध करने वाले चले गए, लिखने वाले भी चले गए, हेडेक अपने ले गए हैं। तो उसके बारे में एक छोटी सी कहावत है, बताने की नहीं है। नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है, पर ऐसे ही कहा जाता है, बता दूंगा। आपको सुनाई दी होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कि अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो यूं कह सकते हैं, पत्नी किसी की भी मरी हो लेकिन पड़ोसी आदमी के सपनों में आ रही है, ये बात यूं लागू हो रही है। किसकी लुगाई मरी, लगे किसी और की मरी है, लेकिन सपने में किसके आ रही, जिस आदमी की लुगाई मरी है उस आदमी के सपने में ना आकर किसी अन्य आदमी के सपनों में आ रही है। वही चीज आपके ऊपर, लिखने वाले ने लिख गए, काम करवाने ने कर लिया, लेकिन सपने में किसके आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं। ये लफड़ा ऐसा है, समझ आया। तो लिख दिया होगा विजय स्तंभ की कुछ विशेष बातों की बात, मेवाड़ी में जो बोला। चलिए बात करते हैं आगे, इसी स्तंभ की बात करते हैं कि इस स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अंकित है। लिखेगा स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, अगली विशेषता, अरे बेग क्या आप लिखा नहीं क्या, लिखा स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार 9 टाइम अल्लाह अंकित है। स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अंकित है, ऐसा लिखना है, मैं बोल भी रहा हूं आपको। स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अंकित है। क्या अंकित है, अल्लाह अंकित है, अल्लाह अंकित है। सेकंड, अगली विशेषता, यह स्तंभ राजस्थान पुलिस विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अभिनय भारत, अभिनय भारत हमारे वीर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। अभिनय भारत और जेके सीमेंट, जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह, का प्रतीक चिन्ह है, का प्रतीक चिन्ह है, यह लिख लीजिएगा। यह स्तंभ, अब वो इसी में आ रहा है, पुलिस विभाग में कह रहा है, तो यह स्तंभ राजस्थान पुलिस विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अभिनय भारत और जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है।
जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह। 4 चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं पूछ ले, सीमेंट भी पूछे तो आपको जेके सीमेंट। भैया टूट नहीं रहा है, अंबुजा सीमेंट। हर इंजन की पसंद अल्ट्रा ट्रैक, है ना। और सस्ती और सुंदर सीमेंट जेके सीमेंट। फिर है अगली विशेषता, स्तंभ की नवी मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई। स्तंभ की अंतिम मंजिल जो नवी मंजिल कहलाती, कौन सी अंतिम? नवी मंजिल। क्या चक्कर है? बोर्ड हैंग हो गया क्या? नवी मंजिल, अंतिम मंजिल। स्तंभ की अंतिम मंजिल जो नवी मंजिल है, बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई, जिससे महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा निर्मित कराया गया, मरम्मत कार्य कराया गया, मरम्मत कार्य कराया गया। और इसी स्तंभ पर बहुत सारी प्रशस्तियां थी, जिसमें से 2 ही प्रशस्तियां वहां अब देखने को मिलती हैं। स्तंभ, यह स्तंभ कुंभा के विजय का बखान करता है, अतः इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कुंभा का बखान कर रहा है, कीर्ति का बखान, विजय का बखान करता है, इसलिए इसको कीर्ति स्तंभ कह रहे हैं। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और पुत्र महेश भट्ट, ये दोनों है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। फिर से सारा बोल रहा हूं। स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अंकित है। यह स्तंभ राजस्थान पुलिस विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अभिनय भारत और जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है। उसके अलावा बात करें, स्तंभ की अंतिम मंजिल नवी मंजिल है, जिस पर बिजली गिरी और क्षतिग्रस्त हुई, जिसका पुनर्निर्माण मरम्मत कार्य महाराणा स्वरूप सिंह जी ने कराया। इस स्तंभ, यह जो स्तंभ है वो महाराणा कुंभा के विजय का बखान करता है, इसको अपन कीर्ति स्तंभ कह रहे। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और पुत्र महेश भट्ट है, लिख दिया होगा। आशा करता हूं आपने इसको समझा होगा। विजय स्तंभ सबने देखा हुआ है, जो हमारे आंखों में है। 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियों नुमा, 30 फीट चौड़ा आधार तल है, 122 फीट ऊंचा है, जिसे अनेक उपनामों से जानते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित, अतः हमारा विष्णु ध्वजगढ़ कहा गया है। यहां भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा गया है। उसके अलावा देवी देवताओं का अजयवर कहा गया है। भारतीय लोक जीवन का रंगमंच कहलाता है। अनेक उपनाम से इसको जानते। ये था हमारा विजय स्तंभ। अब बात करते हैं आगे। दूसरा जो स्तंभ वो कहलाता है जैन कीर्ति स्तंभ। क्या कहलाता है? जैन। पहले था विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। अब जो आ रहा है वो हमारा जैन कीर्ति स्तंभ आ रहा। सेकंड स्तंभ क्या आ रहा है? जैन कीर्ति स्तंभ। समझना, फिर से कह रहा हूं, मेरी बात को समझना। जो विजय स्तंभ है उसी को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जो भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है वो जैन कीर्ति स्तंभ कहलाता है। तो यहां हम बात करें जैन कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? जो एक व्यापारी थे बघेरलाल जैन, जिनको अपन जीजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीजा। जीजा निर्माण जो क्या है, व्यापारी बघेरलाल द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिन्हें हम जीजा नाम से जानते हैं। यह जो मंजिल है 7 मंजिला। अब विजय स्तंभ कितने मंजिला था? 9। यह हमारा 7 मंजिला। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा था और यह हमारा 75 फीट ऊंचा है, छोटा है।
जैन कीर्ति स्तंभ छोटा है, विजय स्तंभ बड़ा है। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा, 9 मंजिला, जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला और 75 फीट ऊंचा। विजय स्तंभ भगवान विष्णु जी को समर्पित और जैन कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी ऋषभ देव जी को समर्पित। यह क्वेश्चन 2012-13 पटवारी एग्जाम में पूछा है, आज से ठीक 13 साल पहले, कि जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। किसको? आदिनाथ जी को समर्पित। ये हमारा जैन कीर्ति स्तंभ कहलाया। नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को। जैन कीर्ति स्तंभ, ये जो, जैसे आप विजय चित्तौड़गढ़ में जाएंगे तो सबसे पहले आपको विजय स्तंभ भी मिलेगा। जैन कीर्ति स्तंभ तो बहुत पीछे की साइड में मिलता है, दूर से ही नजर आता है, वहां तक पहुंचना पड़ता है ना। और मेन दुर्ग के अंदर घुसते ही आपको विजय स्तंभ मिल जाएगा। तो जैन कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? व्यापारी बघेल लाल ने बनाया, जिसे जीजा कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है 75 फीट है, ऊंचाई है 75 फीट ऊंचाई कह रहे हैं, और मंजिला है जो 7 मंजिला और भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। यहीं तक रखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों दर्शनीय स्थल, विजय स्तंभ उर्फ कीर्ति स्तंभ और दूसरा जैन कीर्ति स्तंभ। तीसरा जो मंदिर है, ये आपके एग्जाम में पूछा है, समिदेश्वर महादेव मंदिर। जब तक मेरी मेमोरी है तब तक मैं मान सकता हूं समिदेश्वर मंदिर को पूछा हुआ कि चित्तौड़ के किस मंदिर को मोकल मंदिर कहा जाता है। समिदेश्वर जो मंदिर है, जो भगवान किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। देखिएगा, समिदेश्वर महादेव मंदिर, दोनों ही प्रश्न पूछे हुए कि निर्माता कौन है? परमा शासक भोज है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है कि इस स्तंभ हमारे समिदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माता कौन है? परमा शासक भोज। लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार कराया कुंभा के पिता श्री मोकल द्वारा, कुंभा के पिता श्री मोकल जी द्वारा इसका जीर्णोद्धार करा गया। अतः समिदेश्वर मंदिर को हम उपनाम से मोकल मंदिर कहते हैं। लेकिन भगवान शिव की 3 मुख वाली मूर्ति है, 4 मुख की जगह त्रिमुखी मूर्ति है। अतः इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण कहा जाता है। लिख लीजिएगा इस बात को। प्रश्न तीसरा पूछा नहीं है, पूछा है समिदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन? तो परमा शासक भोज, उपनाम क्या है? मोकल। अब आपको प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। किसको करें? समिदेश्वर मंदिर को करें। क्यों करें? भगवान शिव की 3 मुख वाली, फ्रंट और आजू बाजू, पीछे वाली नहीं है, 3 मुख वाली मूर्ति, अतः इसको त्रिभुवन नारायण कहा जाता है। यह लिख लीजिएगा। अब मैंने कितना लिखा दिया? सोनम कपूर विजय स्तंभ लिखाया है, एक पेज छोड़कर समिदेश्वर महादेव मंदिर लिख दीजिएगा, है ना सर? वो लास्ट में नेम क्या लिखा है? अत्रि और उसका पुत्र महेश भट्ट, अत्रि और महेश भट्ट, सूरज उड़ान, क्या लिखा हुआ है? तीसरा दर्शनीय स्थल हो गया हमारा समिदेश्वर महादेव मंदिर। निर्माता परमा शासक भोज है। जीर्णोद्धार इस मंदिर का कराया गया था क्योंकि यहाँ मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिर को तोड़ा गया है, तो कुंभा ने इसका रिपेयरिंग कार्य कराया, कुंभा के पिता ने करा, अतः इसका नाम मोकल मंदिर पड़ा है। और भगवान शिव की 3 मुख वाली मूर्ति है, अतः इसको त्रिभुवन नारायण कहा जाता है। वैसे जैसे ही नारायण आता है तो हमारे दिमाग में भगवान विष्णु आ जाते हैं। याद रखना, शिवम नारायण नारायण नारायण, जैसे नारायण नाम आते विष्णु आता है, लेकिन यहाँ भगवान शिव है, नारायण नहीं है। त्रिभुवन नारायण भगवान शिव को समर्पित है। समिदेश्वर महादेव मंदिर। सर आप कोचिंग की ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो? ओहो हो, मरवाएगा क्या? सुबह 6:30 बजे घर से निकलूं और कोचिंग की ड्रेस पहन के निकलूंगा तो कहां पहुंचूंगा मैं, है ना? रॉयल नजर आ जाएगा। काफी जगह काम जाना पड़ता है, कमटाने पे भी जाना पड़ता है,
भाटे भी तोड़ने पड़ते हैं, रेती इधर से उधर डालनी पड़ती है, तो वो काम भी करना है। तो फिर टी शर्ट खराब ना हो, शर्ट खराब ना हो, रॉयल का नाम खराब ना हो, इसलिए वो ड्रेस नहीं पहनता हूँ। बहुत सारे काम करता हूँ, है ना, बहु व्यापारी हूँ। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं समिदेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट मंदिर की बात करते हैं, वो है तुलजा भवानी, जो हमने लोक देवी में इस चर्चा इसको करी है। तुलजा भवानी माता मंदिर जो दासी पुत्र बनवीर ने अपने तुलादान से कराया। तराजू के एक प्लेट में बनवीर बैठा और उसी के वजन में हीरे जवाहरात रखे गए, और जो पैसा हीरे जवाहरात का आया उसी से इस तुलजा भवानी माता मंदिर का निर्माण करा गया। अतः इसका निर्माण किससे करा? बनवीर के तुलादान से। वो तुलजा भवानी है, वो मराठा राजवंश हमारे शिवाजी की, महाराज शिवाजी की कुल देवी है। आप देखना जितने भी हिंदुस्तान में राजा हुए हैं, जितने भी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मराठा के पीछे जी लगता है। मजाले कोई नाम शिवा के दे, मजाले कोई बाजीराव के दे, है ना, सबके पे मराठा और वंश। आपने ये जरूर गौर करना, मराठा के जितने भी राजा हुए उन सब के पीछे जी लगा है। बाकी किसी के, कौन मोकल, कौन कुंभा, कौन बप्पा रावल, प्रतापी शासक थे, प्रतापी राणा सांगा, प्रतापी, लोहा मनवा दिया बाबर को। लास्ट में गलती से बाबा राणा सांगा का पराजय निकल गई, बाकी राणा सांगा जीत जाते थे। ऐसे प्रथा, लेकिन कहीं जी नहीं लगा है ना। विडम्बना की बात है हमारे राजपूताना क्षेत्र में। जी जी, आप बेटा यहां बैठो ना, मेरे को कुछ बोलना भी पड़ता है इसलिए। तो हम बात करें तुलजा भवानी माता मंदिर का निर्माण दासी पुत्र बनवीर, और ये दासी पुत्र कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी, उसका पुत्र था बनवीर। पृथ्वीराज है ना, उसका पुत्र था दासी बनवीर, और कुल देवी है मराठा राजवंश। ओहो दीदी डरती हो, पीछे वाली बेंच पे बैठो, पीछे वाली बेंच, हाँ यहाँ। थैंक यू, सेम मेरी बच्ची जैसी हो आप। फिर बात करता हूं कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर जो है वो पूर्व में प्रारंभ में सूर्य मंदिर था। कौन सा मंदिर था? सूर्य। बाद में उसको कालिका माता मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो कालिका माता मंदिर भी हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। प्रारंभ में यह मंदिर सूर्य मंदिर था। अब यहाँ पर आपको 8-10 मंदिर पढ़ने पड़ेंगे। कौन से? सूर्य मंदिर। तो पकड़ के रखना सूर्य मंदिरों को, बहुत जगह आपको सूर्य मंदिर मिलेंगे, बहुत जगह। आ गया है चित्तौड़ में सूर्य मंदिर, पहुंच जाएंगे तलवाड़ा बांसवाड़ा सूर्य मंदिर मिलेगा, जैसलमेर पहुंच जाएंगे सूर्य मंदिर मिलेगा, झालावाड़ जाएंगे सूर्य मंदिर मिलेगा, जोधपुर जाएंगे सूर्य मंदिर मिलेगा, जयपुर जाएंगे सूर्य मंदिर मिलेगा। तो ये सूर्य मंदिर कहां कहां है याद रखना। अच्छा प्रश्न बनने की संभावना। गत वर्ष RS मेंस में इस प्रश्न को पूछ लिया है। राजस्थान के सूर्य मंदिर के बारे में विवेचना कीजिए, RS मेंस में पूछा, जिसको मैंने लिखा है ना। तो कालिका माता मंदिर, उसी को पूर्व में सूर्य मंदिर कहा जाता है, जो वर्तमान में कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं लिखा होगा इस बात को। हाँ, बाद में कराया गया है। बढ़ू आगे, लिखा? हाँ लिख रहा, गोरिया भाई लिख रहा है, मुस्कुरा भी पड़ा है, लिख दिया। अब बात करते हैं आगे, अगला मीरा मंदिर। मीरा मंदिर जो है इसका निर्माण राणा सांगा ने अपनी मीराबाई की भक्ति के लिए करा था। लिखना बाकी है क्या आपको? हाँ लिखो ना राजा, थोड़ा जरा पानी पिला दो। वो आ गई बता। ओ दीदी छोटी सी दीदी ने दी आज बहुत पानी की। ऑनलाइन दीदी ऑफलाइन में आ गई है। ले बेटा, मां सरस्वती आपको खूब आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, है ना। छोटी उम्र में कृषि प्रयोग से बन जावे, यही प्रार्थना है मां सरस्वती से। जितना आप मां सरस्वती को पढ़ोगे उतना आपको दे देगी। मां सरस्वती कभी भी अपना ऋण उधार नहीं रखती है, समझे ना। मां सरस्वती अपना कभी भी ऋण उधार नहीं रखती है। जितना आप पढ़ोगे उतना फिर से आपको एग्जाम में दे देगी, ठीक है। चलिए अगले बात करें मीरा मंदिर। इसका निर्माण राणा सांगा ने अपनी पुत्र वधू मीराबाई की भक्ति भावना के लिए कराया था, है ना। जो मीरा मंदिर कहलाता है राणा सांगा द्वारा निर्मित है। और विशेष क्या है कि इस मंदिर में मीराबाई की मूर्ति नहीं है, केवल मीराबाई का फोटो फ्रेम रखा हुआ है। लेकिन हाँ जी, हाँ साइड में आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
ये जी देखा। ऑनलाइन वाटर मत भेजना बेटा, नहीं तो आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। एक मीरा मंदिर में कुंभा लिखा है सर, उन्होंने करवाया था। कुंभा पहले हो गए हैं, मीराबाई बाद में हुई है राजा, तो कैसे होगा वो निर्माण, है ना राजा, दोनों में फर्क है। आप जो कमेंट्स कर रहे हैं लक्की प्रो पंडित, मीराबाई का जन्म बाद में हुआ है और सांगा की पुत्र वधु है, और कुंभा पहले हुए हैं और सांगा के दादाजी हैं कुंभा, तो थोड़ा सा फर्क है राजा, तो थोड़ा समझना। तो मीरा मंदिर का निर्माण जो राणा सांगा ने कराया, मीराबाई की भक्ति भावना के लिए कराया था, और मीराबाई की फोटो पर में। अगला जो मंदिर है वो कुंभ श्याम मंदिर है। इस कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया। कुंभ श्याम जो मंदिर है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया। इसका निर्माण भी कह सकते हैं और जीर्णोद्वार भी कह सकते हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति को स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा आने की संभावना रख सकता है, भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति किस दुर्ग में है, ऐसा अगर प्रश्न पूछे मंदिर में, तो कुंभ श्याम मंदिर है जो राणा कुंभा द्वारा बना है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है, निर्माता जीर्णोद्वार महाराणा कुंभा है। क्या है विशेष, यहाँ भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति स्थापित है। वराह अवतार की मूर्ति है, वराह अवतार की मूर्ति है। अगला दर्शन स्थल है सतबिस देवरी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि राजस्थान में सतबिस देवरी का अर्थ क्या है। सत मतलब 7 और 20 मतलब 20, 7 और 20 27 जैन मंदिरों का एक समूह है जो सतबिस देवरी कहलाता है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जैन मंदिर है सतबिस देवरी, जहां 27 छोटे बड़े जैन मंदिरों का समूह कहलाता है, जिसको सतबिस देवरी कहते हैं। लिख लीजिएगा, दर्शनीय स्थल क्रम में कहलाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सतबिस देवरी क्या है, जैन मंदिर है, और जैन मंदिर में क्या है, 27 छोटे बड़े जैन मंदिरों का समूह है, एक ग्रुप है, जिसको हमने क्या कहा, सतबिस देवरी कहा है। जरा सा घूम लू मैं अरनारे, लिखा बेटा, आप भी यादव हो है बेटा, और आप भी यादव हो। तो एक दिन यादव किसने कहा, आपने कहा, सेम शक्ल आप। आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, हबीदा, हमीता, अमिता, अच्छा नाम भी यूनिक है, पता ही लगा क्या कहना चाहिए। बढ़ो आगे। अगला दर्शन से श्रृंगार चवरी। श्रृंगार जो चवरी है वो जैन धर्म के एक तीर्थंकर है, शांतिनाथ जी की मूर्ति। जैन धर्म के तीर्थंकर है श्रृंगार चवरी, शांतिनाथ जी की मूर्ति है। और श्रृंगार चवरी के निकट ही महाराणा कुंभा की पुत्री जो है वागेश्वरी देवी, रमा देवी, उनका विवाह का एक मंडप बना हुआ है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिएगा, श्रृंगार चवरी जो प्रभु शांतिनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। और इस श्रृंगार चवरी का जो शिल्पकार था वे बेलाख है, या हम कह सकते हैं बेलका, कैसे क्या बन गए, बेलका, 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 बेलका भी इसको कहा था, शिल्पकार के रूप में बेलका कहलाता है। और इस मंदिर के जो निकट है, इस मंदिर के निकट क्या है, कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह का मंडप बना हुआ है। शिल्पकार है बेलाक के या बेलका के, है ना, बेलका, वो शिल्पकार है किसका, श्रृंगार चवरी का। और मंदिर के निकट क्या है, कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह मंडप परमानेंट बना गया। अभी विवाह होता है तो 5100 रुपए में मंडप आता है। जो शादी होती दुल्हन रवाना हो नहीं हुए उससे पहले मंडप हटाकर किराया दूसरे को दे दिया जाता है ना। शादियां आज एक डंडा है, उसके बीच में लोटा है, उसके बीच में उल्टा लोटा है, और ये मंडप बना दिया जाते हैं।
बाकी पहले मंडप हमारे बांस के बनते थे और 4 पीपे ले लिए जिसमें रेत भरकर, मिट्टी भरकर और केले के पत्ते लगाकर फिर शादी विवाह होते थे। बड़ा मजा हुआ करता, अब वो मजा नहीं रहा ऐसा। एक बायन माता या बाण माता जो हमारे सिसोदिया या गुहिल वंश की कुल देवी के रूप में जानी जाती। बायन माता या बाण माता एक ही बात है, इसलिए मैंने इसको बायन या बाण दोनों लिखा है। किताबों में आपको कहीं बाण मिल जाएगा, कहीं बायन मिल जाएगा, एक ही बात है ना, बायन या बाण। यह जो मंदिर आपको चित्तौड़गढ़ के अलावा नागदा उदयपुर में मिल जाएगा और कुंभलगढ़ किले में भी मिलेगा, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हमारे मेवाड़ से बिलोंग करते हैं, है ना। तो बावन माता बैन माता का मंदिर जो हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सिसोदिया गुहिल वंश की कुल देवी। सिसोदिया तो बाद में पड़ा, पहले इसको हम क्या बोलते थे, गुहिल कहते थे। सिसोदिया किसने शाखा स्थापित की, गुहिल की शाखा तो राणा हमीर ने करी थी, वहां से सिसोदिया कहलाए। सिसोदिया गांव से थे इसलिए सिसोदिया कहलाए। यहाँ अन्नपूर्णा माता मंदिर है जिसका निर्माण राणा हमीर ने कराया, जिसको अपन बोलते हैं बीर बड़ी देवी, बीर बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है, बीर बड़ी माता, अन्नपूर्णा माता। और इसका जो बीर बड़ी, हाँ लिखना है, लिखना, बीर बड़ी माता जिसका निर्माण राणा हमीर सिसोदिया कराया। हाँ ठीक है, यही तक लिखेगा। युद्ध हम कल करेंगे, दूर के जितने भी युद्ध हैं, तीनों युद्ध, तीनों शाखे की जानकारी हम कल लेंगे, है ना। लेकिन अभी कुछ जान और बाकी है। एक बार आप तीनों मंदिर की बात लिख लीजिएगा। मंदिर बहुत मिल रहे हैं आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, धीरे धीरे याद करना। अगला रविवार जो आने वाला है, इस रविवार नहीं, कल नहीं, अगले रविवार को टेस्ट होगा। और टेस्ट में इस दुर्ग से पहले आपको मैंने पढ़ाया है राजस्थान की बोलियां और साहित्य, और वाद्य के साथ पहले आ चुका था, है ना। वाद्य अब नहीं लेंगे, बोलियां साहित्य के साथ साथ जितने दुर्ग हम शनिवार आने वाले शनिवार तक पढ़ेंगे वो सब आपके टॉपिक आएंगे, वो सब चीजें आपके इसके आने वाले रविवार को टेस्ट में आएगी। बोलियां साहित्य और राजस्थान के दुर्ग पूछे जाएंगे, जो शनिवार तक पहुंचेंगे उन दुर्गों को पढ़ेंगे। 3 दर्शनीय स्थल और श्रृंगार चवरी है, जहां भगवान शांतिनाथ जी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, उनकी मूर्ति स्थापित है। श्रृंगार चवरी का जो शिल्पकार है वो हो बेलका है, और इस श्रृंगार चवरी के निकट ही माणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह मंडप बना है। फिर उसके बाद बात करते हैं बाण माता या बाण माता जो सिसोदिया जिनको अपन गुहिल कहते थे उनकी कुल देवी है। और उसके अलावा अन्नपूर्णा माता जिसका निर्माण मंदिर निर्माता राणा हमीर है, जिसको बीर बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूं आपने यहां तक लिख दिया है। अंतिम एक स्लाइड और निकाल रहा हूं। हाँ तो लिखो ना, चलिए बाकी बातें कल ही करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी बातें कल ही करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। कल की जो क्लास है उसमें दुर्ग के कुछ दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजों पे कौन कौन से स्मारक छत्रियां बनी उसकी बात करेंगे, और इस दुर्ग के 3 जो शाखे हैं उसकी बात करते हुए हम नेक्स्ट दुर्ग की ओर प्रवेश कर जाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग मेरे से? ये जितने भी स्थल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के स्थल है ना, और कहीं नहीं गया हूं मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ के, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल ही पढ़ रहे हैं अपन, कहीं इधर मत चले जाना, अधिकांश हो जाएंगे। अलग से भी मंदिर पढ़ने हैं राजा, देखो जो इंपोर्टेंट है वो मंदिर पढ़ेंगे, बाकी मंदिर और संत समुदाय में पढ़ लिए। जो संत समुदाय के मंदिर है वो मंदिर हो गए, देवी देवता के मंदिर भी देवी देवता के मंदिर कहलाए। उसके अलावा मंदिर बचेंगे वो अलग से पढ़ेंगे, स्पेशल बहुत कम।